अब आपके सवालों को शामिल करते हैं और यूट्यूब पर जो फटाफट से जो सवाल कल आपने पूछे उनके जवाब देते हैं। मिसेस वर्धानी हैं दुबई से, इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। एशियन पेंट्स पर राय जानना चाहती हैं। 105 शेयर हैं इनके पास और इनकी बाइंग प्राइस 2968 की है, 2968। विनोद जी, ऊपरी स्तरों की खरीदारी और फिलहाल यहां पर उनको 50,000 से ज्यादा का नुकसान होता हुआ, क्या सलाह होगी एशियन पेंट्स पर? लॉन्ग टर्म का नजरिया ये लेकर चल रही है। गुड इवनिंग प्रशांत जी। अगर मैं एशियन पेंट की बात करूं तो डेफिनेटली अगर जो एक 2 सालों में देखें जो स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस आया है, सीधा रीजन इसका यही है कि जिस हिसाब से इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी आई है, वो कहीं ना कहीं ग्रोथ को इम्पैक्ट किया है कंपनी का। और आने वाले समय में भी हमें लगता है कि जिस हिसाब से, चाहे अगर मैं ग्रासिम की, बिरला ऑफिस की बात करूं या फिर जेएसडब्ल्यू या फिर जेके सीमेंट, ये सब जो कंपनियों की जो पेंट्स में जो एंट्री है, आई थिंक वो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ज्यादा ही रहने वाला है, जिसका सीधा असर इसके मार्जिन पे भी पड़ेगा। क्योंकि अभी भी इसके प्राइस, एशियन पेंट्स के प्राइस और जो दूसरे जो नए प्रोडक्ट्स उनके प्राइस में काफी डिफरेंस है। तो हमें लगता है कि नियर टू मीडियम टर्म में भी 1 साल से 1.5 साल का पर्सपेक्टिव भी रखे, हमें नहीं लगता है स्टॉक में बहुत ज्यादा आपको उम्मीद लगानी चाहिए। क्योंकि वैल्यूएशन जो 45 से 46 के बीच में ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है अभी भी प्रीमियम वैल्यूएशन पे और वैल्यूएशन डी रेटिंग की संभावना अभी भी है। तो हमारा व्यू इस पे पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव शॉट है। आप ये स्टॉक will continue to underperform। नजरिया जो है वो नेगेटिव है फिलहाल एशियन पेंट्स पे। धीरेन्द्र कुमार जी का सवाल लेते हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश से सवाल पूछा है। एनटीपीसी, इसके अलावा टाटा स्टील और यस बैंक, 3 शेयर इनके पास हैं। एनटीपीसी इन्होंने 108 शेयर लिए हैं, 426 के भाव से खरीदारी की है। टाटा स्टील इनके पास 52 शेयर हैं, 168 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और यस बैंक 24 रुपए के भाव पे। बताइए अजीत जी, हालांकि इन्होंने कहा है कि उन्हें टाइम का कोई टेंशन नहीं है, टाइम कितना भी लगे, लेकिन इन सभी में ऊपरी स्तरों की खरीदारी इनकी। पहले हम बात करते हैं एनटीपीसी का। एनटीपीसी जो है वो 328-29 का बहुत अच्छा वहां पे बेस फॉर्मेशन हुआ है और आज हालांकि ब्रेकआउट जैसा उम्मीद दिखाई दे रहा है, तो फॉलोअप होना बहुत जरूरी है ब्रेकआउट का। तो जैसे 345 क्रॉस करता है तो उसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और जिस हिसाब से वीकली फॉर्मेशन भी हुआ है तो मुझे लगता है कि एनटीपीसी को होल्ड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर इस स्तर पर 370-380 का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो भी क्रॉस कर सकता है। एनटीपीसी मीडियम टर्म टू शॉर्ट टर्म चार्ट भी काफी एक अच्छा प्लेसमेंट में दिखाई दे रहा है, तो एनटीपीसी को होल्ड कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने पूछा है कि टाटा स्टील पे व्यू चाहिए। मेटल सेक्टर थोड़े 2-3 दिन से थोड़ा दबाव में आ रहा है, मगर उनका जो अप ट्रेंड है, हायर बॉटम हायर फॉर्मेशन हर एक टाइम फ्रेम पे हो रहा है, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रहा है। इनफैक्ट 150-155 अगर आता है इस करेक्शन में, अगर आया तो वहां पे वापस एक बुलिश सेटअप पे हम वापस एंटर कर सकते हैं। तो टाटा स्टील भी मंथली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम पे कहाँ भी कुछ वीकनेस, बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं दिखाई दे रहा है। यस बैंक में मैं कुछ मेरा जो व्यू है वो नहीं देना चाहता हूँ, वैसे स्टॉक को मैं जनरली अवॉइड ही करता हूँ, तो उसमें मेरा कोई व्यू नहीं रहेगा। टाटा स्टील और एनटीपीसी पे मैंने अपना व्यू बता दिया। राय आपको मिलती हुई इस वक्त आपके तमाम स्टॉक्स पे। शकील का सवाल लेते हैं, गोरखपुर से इन्होंने सवाल पूछा है। 100 शेयर इनके पास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के हैं, 302 की इनकी बाइंग है। शॉर्ट टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि यहां से क्या करना चाहिए, क्या मुनाफा बांध लेना चाहिए? बताएं क्या करना चाहिए विनोद जी। डीएल डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी होल्ड करनी चाहिए, क्योंकि ऑर्डर बुक ऑलरेडी कंपनी की काफी शानदार है। आई थिंक नियर टर्म में मुझे लगता है जिस हिसाब से क्यूआरएसएम टर्म में आई थिंक जो कयास लगाया जा रहा है कि 60 से 70 हजार करोड़ ऑर्डर बुक नए ऑर्डर आ सकते हैं। आई थिंक उस पे से बहुत चांसेस है कि कंपनी आने वाले महीनों में अच्छा खासा ऑर्डर बुक ऐड करेगा। और आई थिंक डेफिनेटली स्टॉक चला हुआ है, उसके वजह से ही वैल्यूएशन भी थोड़ा हाई है। लेकिन जब हमेशा बात करता हूँ डिफेंस सेगमेंट में जो रनवे और ग्रोथ है काफी लंबा है, तो मुझे लगता है कि अच्छे अच्छे अनाउंसमेंट की गुंजाइश की जा सकती है। नियर टर्म से मीडियम टर्म में आप इसे होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म दोनों पर नजरिया जो है वो इस वक्त बुलिश बने रहने की सलाह। बढ़ते हैं आगे। मैं संजीत राजपूत ने सवाल पूछा है
वरुण बेवरेजेस पर राय जानना चाहते हैं और इनके पास 490 के भाव से शेयर पड़े हुए हैं। फिलहाल लगभग 16,000 का नुकसान हम देखते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। बताइए क्या करना चाहिए अजीत? ये स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे ट्रेंड भी डाउन है, मोमेंटम भी डाउन है और निफ्टी नीचे के स्तर से काफी ज्यादा मोमेंटम गेन कर चुका है, मगर इस स्टॉक में कोई तरह से मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए मैं इस स्टॉक को अवॉइड बोलना चाहता हूँ। स्टॉक को अवॉइड करने की सलाह इस वक्त वरुण बेवरेजेस में। प्रदीप कुमार जी का सवाल लेते हैं, जामनगर गुजरात से इन्होंने अपना सवाल पूछा है। 243 के भाव से इन्होंने जिंदल सॉ लिया हुआ है और पूछ रहे हैं कि आगे क्या रणनीति रखी जानी चाहिए। हल्का नुकसान यहां पर इनको होता हुआ। बताएं विनोद, जिंदल सॉ पे क्या राय बन रही है आपकी? मुझे अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो सेक्टर में हमारा व्यू पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि अभी फेरस मेटल में ओवरऑल प्राइसिंग का प्राइसिंग ये डिमांड का कंसर्न हमेशा रहा है, खासकर एक्सपोर्ट डिमांड का। बट ये कंपनी स्पेसिफिक बात करूं तो कंपनी ने ऑफ लेट काफी कैपेसिटी, आई थिंक अच्छा खासा कैपेसिटी इंक्रीज किया है, जिसका सीधा प्रभाव इसके वॉल्यूम में दिखेंगे। एट द सेम टाइम इसने जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन ये सब काम किया है कैप्टिव कोल पे के हिसाब के में भी आई थिंक इम्प्रूवमेंट की है। तो ये सब चीजों को मिला करके देखें तो आई थिंक ग्रोथ का आउटलुक मुझे ठीक ठाक लग रहा है 2 से 3 सालों में। उस हिसाब से हमारा व्यू ये कंपनी पे पॉजिटिव रहेगा, अगर है तो आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी पर नजरिया जो है वो पॉजिटिव इस वक्त नजर आ रहा। आरिफ खान का सवाल लेते हैं, कोलकाता से इन्होंने अपना सवाल पूछा है। IRFC पर राय जानना चाहते हैं। 270 शेयर हैं 162 के भाव पे। 4 महीने से इन्होंने रखा हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा इनको बेहतर रुझान नजर नहीं आ रहे हैं। अजीत जी, IRFC पे क्या राय बन रही है आपकी? आपको अनम्यूट कर लीजिए जरा। अजीत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, तो IRFC जो है वो इसका भी जो स्ट्रेंथ है वो वीकनेस दिखाई दे रहा है शॉर्टर टाइम फ्रेम में एंड मीडियम टर्म टाइम फ्रेम पे। 130 133 का इसका रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट ब्रेक करता है तो ये स्टॉक में से भी निकलना चाहिए। ये भी अंडर परफॉर्म कर रहा है पूरा मार्केट में। अभी मार्केट को आउट परफॉर्म जो स्टॉक है, जो नया 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई बना के जो करेक्शन आता है, वैसे स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए। नजरिया नेगेटिव आपको मिलता हुआ। दुर्गेश शर्मा का सवाल मध्य प्रदेश से, टाटा पावर पे राय जानना चाहते हैं और 405 की इनकी बाइंग प्राइस है। शॉर्ट टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म का नजरिया तो अजीत मुझे आपके पास ही आना होगा। 405 शॉर्ट टर्म के नजरिए से आप बताइए, टाटा पावर कैसा लगता है? अजीत, आप तक आवाज आ रही है? टाटा पावर एक साइडवे पैटर्न में ट्रेड कर रहा है लगभग 1 महीने से। तो 380 का सपोर्ट जब तक नहीं ब्रेक करता है तब तक टाटा पावर अच्छा ही दिखाई दे रहा है। जैसे ही 420 का रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, यहाँ पे अच्छा मोमेंटम एक देखने को मिल सकता है। तो जब 390 का जो सपोर्ट लेवल है उसको ध्यान रख के इसमें एक पोजीशन बना सकते हैं। मगर अभी फिलहाल थोड़ा सा ये सेक्टर इतना परफॉर्म नहीं कर रहा है। जो पावर है, NTPC उसमें एक स्टॉक है, हमने अभी डिस्कस किया, वो थोड़ा ज्यादा मुझे बेटर लग रहा है टाटा पावर से। ज्यादा बेहतर NTPC इस वक्त नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। महेश यादव जी का सवाल लेते हैं। NBCC पे राय जानना चाहते हैं। 110 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और फिलहाल हल्के फायदे में यहां पर नजर आ रहे हैं। पूछ रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए। विनोद जी, NBCC यहां से कैसा लगता है आपको? आई थिंक ऑर्डर बुक की अगर बात करें तो 75 से 80 हजार करोड़ का ऑर्डर बुक है, काफी बड़ा ऑर्डर बुक है। आई थिंक 8 से 9 टाइम इसका ऑर्डर बुक की सेल्स रेशियो जो ग्रोथ को काफी, आई मीन 5 से 6 साल 8 साल की बात करें तो उस हिसाब का ग्रोथ आई थिंक दिखाता है ऑर्डर बुक के हिसाब से। एग्जीक्यूशन का कंसर्न रहा है नो डाउट, बट आई थिंक इट्स एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन कि ये एग्जीक्यूट कैसे करता है। लेकिन क्योंकि ओवरऑल काफी इनका एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड वो पैची रहा है लास्ट 5 साल की बात करूँ तो। कुल मिलाकर के मेरा व्यू इस पे न्यूट्रल रहेगा, बट ग्रोथ विजिबिलिटी के हिसाब से अगर निवेशक का व्यू मेरे 2 से 3 साल तक का तब तक होल्ड करके रख सकते हैं। नियर से मीडियम टर्म में मुझे लगता है इट मे कंटिन्यू टू अंडर परफॉर्म। चलिए, तो ये है NBCC पर राय आपको मिलती हुई। अगला सवाल सागर का है, दिल्ली से इन्होंने सवाल पूछा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 252 शेयर हैं इनके पास, 145 रुपए के भाव पे।
6 महीने से इसमें उन्होंने पोजीशन बना के रखी हुई है। पूछ रहे हैं कि क्या स्टॉक को एवरेज करना इस वक्त बेहतर होगा या कोई और रणनीति। बताइए अजीत, क्या करना चाहिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस में? नहीं सर, ये भी एक अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक रहा है। आप इनके रेस्पेक्टिव ग्रुप से भी कंपेयर करें या मार्केट से भी कंपेयर करें, ये अंडर परफॉर्मर रहा है। 116 का इसका एक सपोर्ट जोन है, मगर मुझे लगता है वहां तक अगर होल्ड करेंगे तो इनको थोड़ा ज्यादा नुकसान होगा, तो इसके लिए ये एग्जिट कर सकते हैं और दूसरे अच्छे स्टॉक पे जो मोमेंटम गेन कर रहे हैं उसमें इन्वेस्ट करने की मैं राय देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो अंडर परफॉर्मेंस जारी रह सकती है, किसी और विकल्प की ओर देखने की बात की जा रही है। एक आखिरी सवाल लेते हैं। रमेश घरगोटी का चंपावत उत्तराखंड से इन्होंने सवाल पूछा है। NFL यानी नेशनल फर्टिलाइजर पे राय जानना चाहते हैं। 105 रुपए में 1500 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं, नुकसान झेल रहे हैं, लेकिन पूछ रहे हैं कितना समय और देना चाहिए। बताइए विनोद जी, NFL कैसा लगता है आपको? इनकी बाइंग प्राइस 105 की है। प्रशांत जी, आई थिंक स्टॉक व कंपनी आई थिंक उतनी खास नहीं है, क्योंकि ओवर फर्टिलाइजर सेगमेंट की बात करें तो ओवरऑल इनका जो डिपेंडेंसी है वो गवर्नमेंट के ऊपर ही होती है, सब्सिडी के ऊपर होती है। बट इसके अलावा भी अगर कंपनी का परफॉर्मेंस को देखे, लास्ट 8 साल 10 साल देख लो, तो आई थिंक कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं है। जो आई थिंक जो प्रॉफिटेबिलिटी 8 साल पहले बनाता था वही अभी भी है, तो उस हिसाब से। और रिटर्न रेशियो की बात करें तो सिंगल डिजिट पे है, तो हमारा व्यू इस पे आई थिंक सॉर्ट ऑफ निगेटिव ही रहेगा, हम इस पे पॉजिटिव नहीं है।